आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस्टर विक्रम सिंह रंधावा जी से, जो कि एक्स-एमएलसी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। काफ़ी सारे मुद्दों पे इनके साथ चर्चा करेंगे, कैप्शन में हमने दिया हुआ है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। जी थैंक यू अफराज जी, मैं आपकी टीम का स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपनी टीम का सदस्य बनने का मौका दिया इस साक्षात्कार के माध्यम से। थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, आप लाइव हम अभी जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जो हैं अपनी फ़ोन कॉल्स करके जो ऊपर कैप्शन में दिया हुआ है उससे रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं, अपनी डिमांड्स जो हैं वो अपनी रख सकते हैं। तो हम आपकी डिमांड्स को ज़रूर सुनेंगे और विक्रम सर तक भी पहुंचाएंगे, कोई पूरी कोशिश करेंगे उन डिमांड्स को पूरा करवाने की। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरह से एसपीओज़ की अगर हम बात करें, जो पुलिस प्रशासन में लगे हुए एसपीओज़ हैं, 25-25 साल से जो एसपीओज़ काम कर रहे हैं, उनका अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनजस्टिस जो है उन लोगों के साथ हो रहा है, उनका फ्यूचर कहीं पे भी उनको जो है सिक्योर नहीं दिख रहा है। एक तो वो देश सेवा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के जो है ड्यूटीज़ अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सरकार की तरफ से या उनके फ्यूचर की बात की जाए, कोई इस तरह का प्रावधान नहीं बनाया गया है कि 8 साल के बाद, 10 साल के बाद मतलब उनको कोई फ्यूचर नज़र आए, हाँ यार इतना समय अगर मैं तंगी तकलीफ में मतलब बिताऊं और अपनी सर्विसेज दूं तो उसके बाद मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण है? देखिए, एसपीओज़ की जो बुनियाद है, मुझे लगता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार बनी थी, उस वक्त एसपीओज़ को लेने का एक विषय सामने आया था और वह यकीनन केंद्र की सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर को, नौजवानों को प्रोत्साहन देने के लिए कि लोगों का बेल्ट फोर्स की तरफ रुझान जाए और जो बेरोज़गारी है उसको हम दूर करने में एक प्रयास करें, तो उस वक्त एसपीओज़ की भर्ती शुरू हुई थी और बड़े जिंदा दिल नौजवान जो कि राष्ट्रभक्ति में विश्वास रखते हों और देश की सेवा में, अपने इलाके के लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हो, इस भर्ती की गर्माहट जिनकी शरीर पे महसूस होती हो, ऐसे नौजवानों की विधिवत ट्रेनिंग के बाद सिलेक्शन हुई थी। और मुझे लगता है कि समय दर समय एसपीएस के साथ इंक्रीमेंट्स भी दिए गए हैं और जब विशेष करके 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार आई है, आप देखिए, आप उनका ऑनरियम जो है वो भी डबल हुआ है और किसी ना किसी तरीके से उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की है। यहाँ तक आपने कहा है कि एक रोड मैप प्रॉपर नहीं बन पाया है। जैसा एक रूटीन होती है कि जब एक कोई कर्मचारी नौकरी के लिए ज्वाइन करता है तो उसका एक चैनल होता है कि इतने वर्षों के बाद उसको इतने स्टेप्स की उन्नति मिलेगी, वो नहीं बन पाया है। इसमें यकीनन कि वो नज़रअंदाज हुए हैं और मुझे लगता है कि आज एसपीओज़ उसी जिंदा दिली के साथ ही काम कर रहे हैं जैसे वो पहले कर रहे थे और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनना चाहिए उनके लिए कि जिनकी 12 वर्ष की सर्विस होगी, जिनकी 20 वर्ष की सर्विस होगी है, उनको इतना प्रोत्साहन दूसरी पीढ़ी को भी मिले और वो भी एक जिंदा दिली के साथ काम कर सके। सर, तनख्वाहें तो बेशक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कोई ऐसा मतलब जिस तरह से कोई 5 साल या 10 साल के बाद ऐसा कोई पॉलिसी बनाई जाए ना जिसमें वो रेगुलर हो सके, क्योंकि ड्यूटीज़ तो उनसे बिल्कुल पक्के मुलाजमों की तरह ही ली जाती हैं। जान पे खेल के वो अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दिया जाता है। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। क्या कट गया? तो इनको मतलब कोई पॉलिसी इस तरह की बनाई जाए ताकि 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद जो है इनको लगे कि हाँ हमारा फ्यूचर इसमें सिक्योर है। इसमें मतलब जो इसमें लगे हुए लोग हैं इतना मतलब परेशान हो चुके हैं कि कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो हमें ये तक कहते हैं कि अगर हमें ये बता दिया जाए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम नौकरी छोड़ के जो है कोई मेहनत मजदूरी करें, दिहाड़ी लगाएं। दिहाड़ी लगाने वाला भी जो है 600 से 700 रुपया कमाता है, तो हम क्या कमा रहे हैं 200 या 300 रुपये, तो हमें इसमें अपना फ्यूचर या अपने बच्चे बाल बच्चा हम कैसे पाल सकते हैं इसमें? इसमें कोई तो राय नहीं कि ये जो आपकी डिमांड है, इन लोगों की जो डिमांड है बड़ी जेन्युइन डिमांड है और मुझे लगता है कि इसके साथ समय रहते हुए इंसाफ होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हो पाया है इस पे जाने की तो आवश्यकता है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस एसपीओज़ का एक ठीक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ठीक प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो यकीनन ये एक सर्विस गाइडलाइंस के फ्रेमवर्क में आने चाहिए कि इनको पेंशनरी बेनिफिट्स हैं कि नहीं है, इनको जब कोई नुकसान हो जाता है ड्यूरिंग जॉब, क्योंकि 24/7 एसपीओज़ नौकरी करते हैं और मैंने खुद महसूस किया बड़ी जिंदा दिली से काम करते हैं और कहीं कहीं देश की सेवा करते करते सुरक्षा के जिम्मेवारी निभाते निभाते अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो सरकार की तरफ से क्या मापदंड रहेंगे एक रूटीन एसपीओ के लिए और बाकी जवानों के लिए, तो ये एक फ्रेमवर्क जो है वो ज़रूर बनना चाहिए। हेलो हेलो सर। हाँ जी। मैं पीडीडी का डिलीवेजर हूँ सर। जी जी। मैं विक्रम सिंह से ये कहना चाहता हूँ, हम पीडीडी के डिलीवेजर पिछले 20 सालों से काम करते आए हैं सर। अभी हमारी जो
सैलरी है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, तो वो भी पूरा नहीं मिलती है सर। जी इस वक्त मैं सर यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ, रिसीविंग स्टेशन में काम करता हूँ सर। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक शहरी को अपना हक मिलना चाहिए। जैसे रेगुलर मुलाजिम अपना काम करता है, हम भी अपनी काम में अपने रेगुलर मुलाजिम के साथ फर्ज के साथ अंजाम देते हैं क्या सर। नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, रिसीविंग स्टेशन से इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ सर। जी जी मुदस्सिर साहब, आपको मेरा सल्यूट है। इस लॉकडाउन में भी अगर कोरोना वॉरियर्स, मैं नीचे स्तर पे कह रहा हूँ कि ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं, उनमें आप भी हो जो बिजली पानी की लगातार सप्लाई को बरकरार रखे हुए हो। और यकीनन आपका पीडीडी के डेली वेजर्स और पीएचसी की डेली वेजर्स की लड़ाई जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार यहाँ 3.5-4 वर्षों तक ही रही, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि ये पिछली सरकारों ने जो गुमराह करके लड़कों को भर्ती करके टेम्पररी एडजस्टमेंट की थी, उनको परमानेंट किया जाए। क्योंकि जो जिसने अपनी ज़िंदगी के 18-20 वर्ष दे दिए, समझ लो पूरी ज़िंदगी दे दी होती है। तो यकीनन आने वाले समय में जब भी यहाँ सरकार गठित होती है, हम पीडीडी और पीएचई के जितने भी डेली वेजर्स हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि वो रेगुलराइज हो जाए और सरकार के उस जो सर्विस के गाइडलाइंस होते हैं उसमें फ्रेमवर्क में फिट हो जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से जी सके। उनको भी जल्दी इजरा किया जाए सर। हमारे जो डिलीवेजर्स है, वो बहुत सारे डिलीवेजर्स है जिनको जो तरसीरी लाइनों को उन्होंने अपने जाने दी, बहुत सारे डिलीवेजर्स को। बहुत अच्छा मुदस्सिर जी, आपने बड़ा अच्छा विषय टेकअप किया है। और हमारे जो पीडीडी के डेली वेजर्स की एसोसिएशन जम्मू में है, वो भी हमारे से संपर्क में रहते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका इशू टेकअप किया जाए कि फेस मैनर में जो लोग पहले से लगे हुए हैं उनको आप रेगुलराइज करना शुरू करो। हाँ सर हम आपके थैंकफुल है, हमारे इसको थोड़ा मदद कीजिए सर। यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके साथ लोहे की दीवार की तरह खड़ी है। हालांकि हमें सरकार में पूरे 6 वर्ष काम करने का मौका नहीं मिला। अगर हमारी सरकार ठीक से चलती तो यकीनन हमने उस मापदंड को तैयार कर लिया था, फ्रेम बना लिया था, और पीएचई के कुछ लोगों को रेगुलराइज किया भी गया है। और आने वाले दिनों में जब भी सरकार बनेगी, मुदस्सिर जी, आपका ये इशू है वो टेकअप किया जाएगा। सर दूसरी बात है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में लागू हुआ है सर, हमारे साथ इंजस्टिस क्यों हो रहा है जेएनटी के साथ? मुदस्सिर जी, अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हो चुका है, धारा 370 हट चुकी है। जो मिनिमम वेजेस एक्ट बाकी स्टेटों में लागू हुआ है, हम जम्मू कश्मीर में भी लागू करवाएंगे। हेलो 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 नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? मैं शौकत बोल रहा हूँ, हाँ जी, कहाँ से? कश्मीर से सर। हाँ बोलें। सर मतलब हम भी मतलब आपको पता ही है कि मतलब एसपीओस कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में आजकल ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कितना हमें हमारा मतलब वो जो घर की टेंशन रहता है, ड्यूटी पे भी हर साइड से हम पूरी तरह से मतलब हम डिप्रेस हो रहे हैं। हमारे साइड से कोई मतलब कोई हमें किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है हमारी तरफ। काइंडली इस बार पे इस इशू पे थोड़ी सी बात किया जाए। मतलब सरकार को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि अगर मतलब इक्वल मतलब ये जो है ड्यूटी सारे एसपीओ कर रहे हैं, हर किसी की जान है, अगर उनको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं हमें क्यों नहीं मिलते? जी 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 शौकत भाई, हाँ सर। हाँ, आपकी बात सुनी है। और फराज भाई ने आपका पहलू जो है पहले भी हमारे साथ शेयर किया है। और आपकी एसपीओस की दर्द को हम बखूबी, परिवार है, हर परिवार में 5, 6, 7 लोग होते हैं, और जितना भी आपको मिल रहा है उससे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। और यकीनन आपको यकीन होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आपका एसपीओस का इशू जो है भारत सरकार के साथ उठाया है कि जम्मू कश्मीर में अगर बेल्ट फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस जो सड़कों पे है, जो हमेशा अपनी ज़िंदगी को हाथ में लेके काम कर रहे हैं, उसमें एसपीओस का बहुत बड़ा रोल है। तो यकीनन आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास हो रहा है। मुझे यकीन है कि केंद्र की सरकार जो है जम्मू कश्मीर के सभी एसपीओस को ठीक से चैनलाइज करके उनकी सेवाएं भी लेगी और उनको एक प्रॉपर जो सर्विसेज के गाइडलाइंस होते हैं उसमें लाएंगे। कोई पॉलिसी होनी सर, मतलब कोई पॉलिसी इस पे हो जरूर आनी चाहिए, मतलब
जवानी के दिन है, मतलब जब चले जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। पूरे पूरा आपकी जवानी का भरपूर इस्तेमाल अगर सरकार कर रही है तो आपके बुढ़ापे का भी ध्यान सरकार रखेगी, और यकीनन आपकी एक अच्छी मजबूत पॉलिसी बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सो नहीं। हेलो। हेलो, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी अरबाज सर है। हाँ जी, हाँ जी। अपना से? हाँ सर, विक्रम सर है वहाँ पे। जी 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 जी। जी सर, मैं हंदवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। जी, कैसे हो? जी ठीक है सर। कैसा है हंदवाड़ा, ठीक है ना? जी सर, मैं 5 साल से एसपीओ काम कर रहा हूँ अरे, जम्मू अरे। कश्मीर पुलिस। क्या नाम है जी सर, आपका? जी सर, आपने ये लाइव रखा है, मुझे कुछ बात करनी थी सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है एजाज अहमद लोन सर। हाँ लोन साहब, बोलिए। जी सर, हमारी समस्या है, देखिए सर, मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ एज एसपीओ। मैंने पीजी किया है सर, जी। प्लस नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वो भी किया है सर। ऊपर से सर जो भी काम है पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे ड्राइविंग हो चाहे कुछ भी हो, प्रेजेंटली आई एम परफॉर्मिंग एस्कॉर्ट ड्यूटी विद एसओ। ओह माय गॉड। बट सर अभी तक कुछ नहीं हुआ है हमारे लिए सर। वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग इन एवरी फील्ड, चाहे इलेक्शन सैलरी हो, चाहे हमारी सैलरी हो, मैन सैलरी जो आती है, चाहे कुछ भी हो सर। लेकिन गवर्नमेंट से हम यार हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हमारे लिए, क्योंकि हम आज 5-6 साल बाद कुछ नहीं कर सकते। नहीं लोन साहब, मैं समझ सकता हूँ एक पोस्ट ग्रेजुएट को जब अगर एक कांस्टेबल की एसपीओ की नौकरी करनी पड़े तो उसकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। आपके आगे बच्चों को ला पा रहे होंगे। हाँ सर, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके नहीं, मैं समझ सकता पढ़ाई, हूँ। अब उसको भी बुढ़ापे में सहारा बनना पड़ेगा, मैं क्या आपके करेगा वो दर्द अल्लाह। को समझ सकता हूँ। आपने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर भी इतनी अच्छी तालीम अगर हासिल की है तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। लेकिन आप यकीन सर, करिए, शुक्रिया। आपने वर्दी पहनी है, आपकी वर्दी के साथ नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। हाँ सर, ऊपर और से हम हम सर देखो, मैंने पहले भी हमारा एक और एसपीओ बात कर रहा था, शायद मुदस्सर था, मैंने उसको भी बताया है कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी आप लोगों के लिए हमेशा चिंतित है, और उनके पूरा प्रयास है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक जो कि सरकारी सेवाएं दे रहा है उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। हाँ सर, हम मोदी जी का शुक्रगुजार है, उसने इतनी स्कीमें बनाई है लोगों के लिए। हाँ। लेकिन हमारे मसले वो थोड़ा ध्यान ही नहीं दे नहीं, रहे हम सर, करेंगे। हमारे मसले। मैं इसको टेक अप करूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ, और हम उनके सर। माध्यम से एलजी को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलेंगे। हाँ सर, ठीक है देखिए ना? सर, ये हाँ सर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, सर एक मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपके कश्मीर के कितने एसपीओज हैं उसकी एक लिस्ट अगर आप हमें प्रोवाइड करें। वैसे मैं डिपार्टमेंट से भी ले लूंगा, लेकिन अगर आपके माध्यम से आ जाएगी, किसको कितना समय हो गया है, किसकी कितनी नौकरी हो गई है, उसके हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम उसको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। वो सर ठीक है, शुक्रिया सर, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए सर। जो यकीनन लोन साहब, आप चिंता नहीं करिए। आप इस वर्दी की गरमाइश को समझिए। ये वर्दी आपको जो है, इसने अगर हुनर दिया है आपको, तो ये वर्दी आपको एक अच्छी जिंदगी भी देगी। हाँ सर, हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है सर। यकीनन सर हिस्सा ले रहे हैं। करेंगे खरा उतरने का। शुक्रिया सर, मेहरबानी सर, शुक्रिया मेहरबानी, लोन साहब, शुक्रिया। शुक्रिया सर। ये देखें आप, मतलब ये एसपीओज का दर्द जो है, खाली हम तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन देखो अब एसपीओज खुद भी मतलब फ़ोन कॉल्स करके अपना दर्द जो है बता रहे हैं। 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 तक परिवार पलता है क्या? नहीं पलता है, बिल्कुल नहीं पलता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब एक कर्मचारी की आप सेवाओं का उसको पूरा भुगतान नहीं करते हो, फिर वो दूसरे रास्ते पकड़ता है, क्योंकि उसने परिवार का पालन पोषण करना है। अगर आप ठीक सेवाएं उसकी ले रहे हैं, आप उसको पूरा पे करेंगे, वो गलत काम पे नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, हम कश्मीर से बोल रहे हैं सर। हाँ जी। डेलीवेजर्स, पीएचई डेलीवेजर्स हम बोल रहे हैं यहाँ कश्मीर से सर। जी जी, बोले बोले, विक्रम सर सुन रहे हैं, बोलें। सर ऐसे हमारी तो हमको 15-15 साल हो गए इस मतलब ड्यूटी देते हुए सर। जी जी। जो ये कह रहे हैं कि फोर्थ क्लास हम लगाएंगे, नए लगाएंगे, लेकिन सर हमारी तो 15 साल हुए इसमें ड्यूटी देते हैं, रेगुलर कोई ड्यूटी नहीं दे, बगैर डेलीवेजर। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अमीन है मेरा नाम है सर। अमीन साहब, ऐसा है कि हमने भी अभी सरकार से ये इल्तिजा की है कि आप नई भर्ती तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, उनको उस फ्रेम में लाओ। पहले आप उनको एडजस्ट करो, और इसमें 4th क्लास में आपको प्रायोरिटी मिलेगी।
जी सर। आप अभी ये 7,000 के करीब 4th क्लास की पोस्टें निकाल रहे हैं 10,000 में से। हाँ सर, ये तो सही बात है सर। लेकिन उसमें आप फार्म भरिएगा, जो आदमी जो नौकरी कर रहा है, चाहे वो टेम्पररी है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। सर वो तो सही बात है सर, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट हो रहा है, वो भी नहीं हुआ हमारे। नहीं, वो भी लागू होगा। भारत सरकार का हर कानून जम्मू कश्मीर में लागू होगा। मिनिमम वेजेस एक्ट अगर दिल्ली पंजाब में लागू होगा, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसका फायदा होगा। जी सर, हमको उम्मीद है आप पर, आप हमारी बात आगे बढ़ाएंगे सर। यकीनन। ये देखो, जो रेगुलर मुलाजिम है उनको पिछले साल उनको मतलब 70 पे में लाया गया, लेकिन हमारी कोई कम से कम ये नहीं, आपका पीएचसी और पीडीडी के डेली वेजेस की हमने पीड़ा को समझा है, क्योंकि आप लगना शुरू हुए थे 2002 के बाद, जब ये पीडीपी कांग्रेस की सरकार आई। जी, और इन लोगों ने उस वक्त मास्क में भर्ती कर ली। हमने सरकार से बोला है कि अगर आपने इनकी भर्ती की है तो ये काम तो कर रहे हैं ना, घर तो नहीं बैठे हैं ना। सही बात है सर। तो आप अगर इनसे काम ले रहे हो तो फिर इनको रेगुलराइज करो। जो रूटीन में एक 4th क्लास की पे होती है, वो पे दे दो इनको, ये आगे भी काम करेंगे। और इनको पेंशनरी बेनिफिट्स अगर बनते हैं तो वो भी दे दो। जी सर, कम से कम हम 47 साल के हुए हैं इस वक्त। नहीं, आप चिंता नहीं करो, आपको बेघर नहीं होने देंगे, आपको दरबदर नहीं होने देंगे। बस सर भाई, मेरे खुदा का कर भरोसा फिर आप पर सर। आप चिंता नहीं करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। आपको पूरे अच्छे तरीके से ही सरकार के द्वारा पूरा अकोमोडेट करवाएंगे। ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, नाम? जी मेरा नाम शौकत सर। हाँ जी, बताएं। जी मैं एक एसपीओ हूँ सर। जी जी। तो मेरा आपसे सर, इस जो आपके मेहमान है आज, मुझे सर पूरा पता नहीं है कौन है, लेकिन आपका जो मेहमान है आजकल, मैं इनसे यही बात पूछना चाहता हूँ सर जी, कि एसपीओ के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? जो बाकी जो डिलीवरीज है उनके। नहीं शौकत साहब, आपकी आवाज मैंने सुनी है, लेकिन मैं यकीन आपको दिलाऊं कि आपको नजरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। अफराज साहब ने आपका पहलू पहले ही रखा है। एसपीओस के लिए अगर ईमानदारी से किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही सोचा है। जो आप स्टार्टिंग में पहले 6,000 के स्केल में थे, आज अगर आपको 18,000 मिल रहा है, ये दिल्ली में जितेंद्र सिंह जी हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, उन्होंने आपके दर्द को मोदी के साथ बांटा। उन्होंने बोला भैया 6,000 में क्या बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 18,000 में भी कुछ नहीं बनता है। जी सर, मैं आपकी बात से सब सहमत हूँ। मैं मान रहा हूँ कि आजकल मतलब कुछ लोग जो हमारी जो एसपीओ है 18,000 लेते हैं, लेकिन तो उन्होंने अपने 20 साल सर्विस की है सर। मतलब 20 साल के बाद उनको 18,000 मिल रहा है, शायद ये भी इंसाफ नहीं है सर। 20 साल में अपनी शौकत साहब चिंता नहीं करिए अभी, क्योंकि यहाँ पे यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार आपकी पूरी चिंता कर रही है। देखो आज पूरा 1 साल हो गया है मोदी जी की सरकार को कंप्लीट हुए। पिछले साल 30 मई को उन्होंने शपथ लिया था, और 1 साल के अंदर आपका ऑनरेडियम देख लिया 18,000 तक पहुंचा है। हम कह रहे हैं कि 18,000 की बात नहीं है। एक तो तनख्वाह ठीक कीजिए, दूसरा इनका फ्रेम, इनको नौकरी का बनाइए, इनको परमानेंट कीजिए। बिल्कुल सर, वही असली बात करेंगे। वही सर, मतलब जो रिटायरमेंट होती है एक मतलब एसपीओ की, पीछे उसको कुछ रहता ही नहीं है फिर। नहीं शौकत साहब चिंता नहीं करो, हम करेंगे आपका पूरा, चिंता नहीं करो। सर इरफान साहब से भी एक सवाल सर बात करना चाहता हूँ। आप मतलब जो डीजी साहब हैं, या जो अभी वो बहुत सारे देवेंद्र बीजेपी के वो सर शायद जम्मू के, जी सर आप उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि उनकी बात तो अच्छी चलती है सर। आप अगर उनसे भी बात करेंगे तो वो बेहतर रहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ आपकी आवाज़ उठाएंगे हम, कोई बात नहीं। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। हेलो अरफा सर। हाँ जी, हाँ जी, अरफा सर, हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, 2009 में जो होम डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई थी सर जी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो भी ITI होल्डर्स हैं जी, इनको हम कन्वर्ट करेंगे सर। जी जी, इधर जो हमारी फॉर्मेलिटी सारी थी हमने पूरी की सर। जी जी, कागज शागज सबमिट करके सर जी जी, भेज दिए सर। फिर हमने लिखा था कि आप ITI होल्डर टेस्ट करो, वो भी सर हमने क्वालिफाई किया। जो सर और भी लड़के जिनके सर वो तो सर कन्फर्म हुए, लेकिन हम आज तक सर कन्फर्म नहीं हुए। लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट आपके माध्यम से
रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो मसले हैं वो डीजी साहब तक पहुंचे। जी जी और जो पॉलिसी गवर्नमेंट हमारे लिए बनाई, जी जी हमें उसका फायदा मिलना चाहिए सर। जी जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। काफ़ी सारे लोग मतलब जो इसमें रखे गए थे ना पुलिस में, एसपीओ जो भर सकते थे, जैसे ऑपरेशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया हो, जिनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, जिनका आईटीआई डिप्लोमा हो, यस यस, तो वो था, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और सर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भरा भी है, वो जमा भी करवाए हैं, लेकिन मतलब उनका जो मेडिकल वगैरह सब हो चुका था, लेकिन फिर भी उनके ऑर्डर्स नहीं हुए हैं अभी तक। जी जी, वो भी एक बहुत बड़ा इशू मेरे करेंगे, इसको टेकअप करेंगे। और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार गंभीर है, और अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है, और हम इसको टेकअप करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से हम एलजी साहब से आग्रह करेंगे कि ये लोग सेवाएं अगर दे रहे हैं तो इनको प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट करो। सर अगर हम जो पीएच जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं डेली वेजेस की बात करें, तो सर्विसेज जो हैं उनसे ली जा रही हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से भी उनका 18,500 रुपये बनता है, तो उनको 2,000, 3,000, 5,000 वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। 4-4, 5-5 साल से जो है उनकी तनख्वाहें फंसी इसमें हुई कोई दो राय नहीं है कि ये लोग बड़े सफरर्स हैं। विशेष करके मैं कहूँगा फराज साहब, जो हमारे पीडीडी के एम्प्लॉइज़ हैं, खंबे पे कौन चढ़ता है, बिजली की तार चलती को कौन पकड़ता है, वो एक लो रैंक का कार्यकर्ता। अब सोचो जब वो ऊपर उसको नुकसान होता है तो उसको परवाह करने वाला कोई नहीं होता है। हमने ये भी डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है कि जो भी हो, अगर कोई नुकसान होता है किसी लाइनमैन को, टेम्पररी एम्प्लॉई है लेकिन वो लाइनमैन का काम पूरा कर रहा है, एक इलाके को रोशन वो कर रहा है, एक जेई जो है उससे काम ले रहा है, ऊपर का अफसर उससे काम ले रहा है, लेकिन खंबे के ऊपर तो एक लाइनमैन ही चल रहा है ना में। और ऐसे हमने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं कि वो खंबे पे चढ़ते हैं, पीछे से गलती से कोई लाइट ऑन कर देता है और उसका नुकसान होता है। वो उन परिवारों को दरबदर होते भी हमने देखा है। तो ऐसा कोई ना कोई कंक्रीट पॉलिसी बननी चाहिए कि विशेष करके पीडीडी के अंदर, क्योंकि पीएचसी वालों को इस तरीके का नुकसान होने की कोई शंका नहीं रहती है, विशेष करके पीडीडी के अंदर कि ऐसा कोई नुकसान अगर होता है, अगर वो टेम्पररी मुलाजिम भी है, अगर वो हायर्ड मुलाजिम भी है, वैसे हायर्ड मुलाजिम से इतना खतरनाक काम लेते नहीं है, अगर टेम्पररी मुलाजिम को खंबे पर चढ़ता है, लाइट को ठीक करता है और उसको नुकसान हो जाता है, तो उसका प्रॉपर जो परिवार अकोमोडेट होना चाहिए, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। और जब तक उसके बच्चे, अगर उसका परिवार है और उसके बच्चों की तालीम चल रही है, उनके बच्चे बालिग नहीं हो जाते हैं, उनकी जो तालीम जो है सरकार उठानी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो सर जिस तरह से डोमिसाइल की अगर हम बात करते हैं, तो डोमिसाइल में जो फीचर्स अभी आए हैं, जो नोटिफिकेशन आई है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, डोमिसाइल एक बहुत बड़ा सहारा जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार ने दिया है। ये एक धारा 370 हटने के बाद एक जिंक सा लोगों के अंदर बनाने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, विशेष करके जो धारा पे 70 साल से अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे, जो कह रहे थे नरेंद्र मोदी 200 साल भी अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने, वो धारा 370 नहीं हटा सकता है। ऐसे सैकड़ों से बातें करते थे। कहीं तो ये कहते थे धारा 370 हटाओगे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये हाथ जल जाएंगे, हाथ नहीं पूरा शरीर जल जाएगा। आज वो खुद ना उनके हाथ रहे, ना उनका शरीर रहा, ना उनकी सुनने वाला कोई रहा, और उन लोगों की आवाज़ उठाने वाला भी कश्मीर में भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए। और आज लोगों ने, कश्मीर के विशेष करके लोगों ने महसूस किया है कि धारा 370 की आड़ में हमारा मिसयूज़ हुआ है। और डोमिसाइल देने के बाद कहीं ना कहीं जो लोगों की छोटी सी डिमांड थी कि हमें एक स्पेस दिया जाए 10-15 वर्ष का, तो 10-15 वर्ष के अंदर अंदर जो है वो प्रॉपर रेजिडेंस काउंट होने चाहिए। ये बहुत अच्छा एक स्टेप केंद्र सरकार ने दिया है। और यकीनन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े सख्त हिदायत है कि जो पैरामीटर्स में कवर होते हैं, सिर्फ भारतीय, हिंदुस्तानी का मतलब है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का पैदा हुआ नागरिक, वो कश्मीर का है या कन्याकुमारी का है या पंजाब का है या दिल्ली का है, वो 15 वर्षीय का जम्मू कश्मीर में रह रहा है, वो आईपीएस अफसर है, वो केंद्र सरकार की किसी और डिपार्टमेंट की नौकरी करता है, और जो भी पैरामीटर्स में वो फॉल करता है, सिर्फ उसका डोमिसाइल बनना चाहिए। इसके अलावा कहीं आपको पता है कि लोग वो भी हैं जो दूसरे राज्यों से चोरी से जम्मू कश्मीर में भी या बाकी राज्यों में भी आए हैं, वो इस गलतफहमी में ना रहे कि वो डोमिसाइल में कवर होते हैं, ना ही ऐसी कोई मूव को हम कामयाब होने देंगे। हालांकि पिछली कई सरकारों के ऐसे नुमाइंदे रहे जिन्होंने उनको पाला है, जो आज भी उनके अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं, जो आज भी उनको हालात ख़राब करने के लिए उकसाते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बूंद की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए साबित होगा। हमारा जम्मू कश्मीर हमारे लिए फ़ख्र है, और जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। हमेशा ये बात कहते रहे हैं, और आज कश्मीर के अंदर भी आपने देखा अमनो अमान है। अब ये 30 वर्ष का कैंसर है,
समय लगेगा। लेकिन आज आपने देखा है अभी लाइन पे भी मैक्सिमम कश्मीर के नौजवान बात कर रहे हैं, चाहे वो एसपीओ है, चाहे वो डेली वेजर है, उसको दर्द है, उसको देश के लिए दर्द है, जम्मू कश्मीर के लिए दर्द है, उसको आतंकवाद से, उसको जिहाद से कुछ नहीं लेना है। एक तालीम याफ्ता पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जो अब बता रहा है कि मेरा बाप गरीब था, मैं गरीब का बाप का बेटा हंडवारा का रहने वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 6000 की नौकरी को कबूल किया है क्योंकि मुझे अपने बूढ़े बाप का भी ध्यान रखना है। ये भारतीयता है, ये हिंदुस्तानी होने का एक फख्र है इसको। और मुझे लगता है कि ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, एक नहीं सैकड़ों। आज आप कश्मीर के अंदर भर्ती खोलिए, फौज की भर्ती खोलिए, आपको 6-6 फुट के नौजवान कश्मीरी मिलेंगे, लड़के जो भर्ती फौज की भारत की भर्ती पहनने को तैयार होंगे। उनको कुछ नहीं लेन देना इस लड़ाई के साथ, ये आज़ादी की लड़ाई, ये जिहाद, ये जिन लोगों ने गरीब, आज देखो आप पूरी सफरोजी 30 साल की लड़ाई में किसी अमीर का बच्चा मरा आतंकवाद की भट्टी में, गरीब का बच्चा मरा। अगर आतंकी भी वो बना, वो गरीब का बच्चा था जिसको उन्होंने भड़का के गलत रास्ते में लगाया। एक माँ का बेटा चला गया, उसकी माँ की परवाह करने वाला आज कोई नहीं बैठा। वो कहाँ है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्थाएं, वो जो कॉन्फ्रेंसेस जो बनी थी, वो उन परिवारों को हम कौन पालेगा? अब उनको छोड़ा भारत की सरकार के हवाले, क्योंकि उसका नौजवान बच्चा जिसको 9 महीने उसने कोक में रुके, उसको ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, कईयों को डॉक्टर बनाया, बाद में आपने उसको हथियार पकड़ा दिए, जिहाद की लाइन पे लगा दिया। अगर वो डॉक्टर था उसको मेन स्ट्रीम में आने देते, वो डॉक्टर लगता, नौकरी करता, नहीं तो अपना काम भी करता, अपने माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करता। आज आपने उनको बिल्कुल लवारिस करके रख दिया है। मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ गई है कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हमारा प्रदेश आता है, चाहे पंजाबी है, चाहे डोगरे हैं, चाहे कश्मीरी है, लेकिन पहले हिंदुस्तानी। सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस डोमिसाइल जो नोटिफिकेशन आई है इससे नाराज़ भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जम्मू की डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ का जो डोगरा कल्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो है काफ़ी सारी जिस तरह से पहले अमेंडमेंट की गई थी वैसे ही, और क्या ये सही समय था? मतलब अभी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के ही आस पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी प्राइवेट सेक्टर भी इतना बड़ा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है अपना भविष्य बना पाए यूथ अपना। तो ये कोई जल्दबाजी नहीं थी कि बाहर के लोगों को भी आप यहाँ पे ला रहे हैं और जॉब्स में हिस्सा दे रहे हैं? देखिए ऐसा है ना, ये भ्रम फैलाने का प्रयास कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको पहले भी कहा कि वो धारा 370 की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। अब उनको अपनी दुकान बंद होती दिख रही है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जब भी डिलिमिटेशन के बाद सीटों की हदबंदी होती है, जहां चुनाव होंगे, आप कश्मीर से देखो, कश्मीर के भी लोग कह रहे हैं कि हम आभारी हैं। आप इसकी सोच सकते हैं, ये कल्पना इन लोगों ने कभी नहीं होने देनी थी। ये जहर भरते थे उनके अंदर कि नहीं ये मुसलमानों को कत्ल करेंगे। इन 6 वर्षों में देश में एक स्थान ऐसे बता दिए जहां मुसलमानों पे हमला हुआ हुई हो। लेकिन इन लोगों ने, चाहे ये धारा 317 हटने के बाद, चाहे जो हमारा सिटीजन फोरम बना था उसके माध्यम से इन्होंने कोशिश की कि लोगों के अंदर एक जहर घोला जाए। आप यकीन मानिए, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ आप साउथ में चले जाइए, आपको 10% भी जम्मू का नौजवान प्राइवेट या सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा जी। तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी यहाँ जब खुलती है तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या साउथ का वो पहले यहाँ नौकरी लेने आ जाएगा? ऐसा नहीं है। और अब तो 15 साल का एक क्रेडिबिलिटी एफर्ट हो गए हैं कि 15 साल तो बाहर का व्यक्ति इतनी जल्दी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि इस वैक्यूम को भरने 70 वर्ष की खाइए हैं, ये खड्डे हैं जो इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या फिर 1999 में पैदा हुई पीडीपी जैसी जमातें बड़े खड़े किए हैं, इनको भरने में समय लगेगा। लेकिन 14-15 वर्षों में ये पूरे बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। और हमारा भी प्रेफरेंस होगी कि जम्मू कश्मीर के नागरिक हर जगह प्राथमिकता मिले, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे वो जम्मू का हो। सर एक कॉल उठा लेते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी बोलें। जी अरफात भाईजान। हाँ जी अरफात भाईजान बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ अरफात भाईजान, मुझे ना मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। जी अरफात भाईजान, मुझे मसला एक था। बताएं तो अरफात भाईजान, जो पीडीडी का जो मसला है या मिनिमम एज की अगर हम बात करें, तो अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की यूथ को एक वो आशा नजर आई थी कि अब 370 का एब्रोगेशन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ को मिले, कुछ ना कुछ आश मिलेगी यहाँ को। जी जी जी। तो बाद में ऐसा हुआ कि मतलब पूरे जो भी बंदे इसमें काम करे, तकरीबन अंदाजा भी हम नहीं लगता कितने बंदे इसमें काम करते हैं, उन बेचारों को हर दिन यही एक आह होती है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जो वो उस टाइम पे वो ले रहे थे वो 1500, 1600, कभी किसी को 7000, उसके अलावा उनके पास हुआ नहीं बाद में कुछ।
उसके बाद अगर हम एसपीओ की बात करेंगे, मैं एसपीओ के खासतौर पर उनके विषय में बात करना चाहूंगा। वो अगर हम उनकी बात करेंगे, वो इस हिसाब से आप जैसा एक परमानेंट कांस्टेबल जिस हिसाब से वो ड्यूटी करता है, उसी हिसाब उससे दोगुना ड्यूटी एसपीओ बेचारे करते हैं। ठीक है सर, हम उसी इशू पे बात कर रहे हैं। थैंक यू सर, जुड़ चुके हैं लाइन पे। हेल्प जी सर, देखिए आप काफ़ी सारे लोग मतलब फ़ोन कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, दर्द है लोगों को, दर्द है, तकलीफ है। आप जैसे शख्सियत और आपसे काफ़ी लोगों को उम्मीदें भी हैं कि आप इनकी आवाज़ जो है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा आगे लड़ी है, खड़ी है, लोगों के साथ खड़ी है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने हर बार कहा है कि हम की लड़ाई डलवाने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, ये लोग वो हैं जिन लोगों ने हमेशा सत्ता के लिए कश्मीरी को डोगरे से, डोगरे को कश्मीरी से लड़ाया है। ऐसा बिल्कुल कतई भी हमारी वो मानसिकता नहीं है। हम कश्मीर के व्यक्ति की भी उतनी इज्जत करते हैं जितने जम्मू के डोगरे की करते हैं। जम्मू कश्मीर का ये गुलदस्ता है, इसमें हम कांटे नहीं लगने देंगे। जिन लोगों ने पहले कांटे लगाए थे, वो कांटे निकालने का काम शुरू हो चुका है, वो निकल रहे हैं बाहर, और आने वाले दिनों में देखिएगा बेहतरीन जम्मू कश्मीर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हेलो, हाँ जी बोले। बढ़िया। हाँ सर, मैं इरशाद अहमद बोल रहा हूँ, बारामूला से, ITI ट्रेनर। जी सर, हमारी रिक्वेस्ट है सर, हम रेगुलर नहीं हो पा रहे पिछले 10-15 साल से। एक्चुअली पॉलिसी ऐसी है कि गवर्नमेंट ने SRO 94 से पहले 7 ईयर ऑटोमेटिकली रेगुलर होते थे। उसके बाद सर हमारा कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। हम ड्यूटी दे रहे हैं, जो भी स्कीम है ना सर, हम ही डेलीवेजर को ड्यूटी देते हैं इस पे। सर वाटर स्कीम हम कोविड-19 में भी सर हम ही ड्यूटी दे रहे हैं। सर हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं हो रही है। चलें ठीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आपकी आवाज़ जो है विक्रम सर ने सुन ली। मिनिमम एक्ट हर इंडिया में लागू है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, कश्मीर में नहीं लागू हो रहा है अभी, क्योंकि बजट है ना इस टाइम, तो फिर कब होगा सर? अगर इस टाइम नहीं हुआ तो फिर कब होगा सर? वो साहब बोल रहे हैं। हाँ सर इरशाद बोल रहा हूँ। हाँ इम्तियाज साहब, मैंने आपकी बात को सुना है और अफरोज साहब की बात को अच्छे से रख रहे हैं। आप अगर कभी जम्मू आए तो आप हमसे मिलिएगा जरूर। सर हम ITI ट्रेनर, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जम्मू में भी कुछ बच्चे हैं जो ITI ट्रेंड हैं और अभी तक रेगुलराइज नहीं हो पाए हैं। सर हम ड्यूटी पे, इस टाइम पे ड्यूटी पे हैं सर। बहुत अच्छा है, आपकी ड्यूटी को और आपकी कार्यप्रणाली को बीइंग ए कोरोना वॉरियर मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन अगर आपको जम्मू आने का मौका कभी मिलता है तो आप मेरे से जरूर मिलिएगा। थैंक यू आप बता सर, पॉलिसी हमारे बताइए। जरूर आपकी रेगुलराइजेशन की लड़ाई को हम लड़ेंगे, यकीनन लड़ेंगे। श्योर पक्का है। डेली वेजर हमारी फैमिली का मेंबर है, उसको दरबदर नहीं होने देंगे हम। और रिक्वेस्ट एक है सर, खाली एक रिक्वेस्ट है, जो न्यू जॉब पॉलिसी है ना सर, इसमें तकरीबन 45, उन्होंने 10 साल 20 साल अपनी सर्विस दी है, तो वो कैसे फॉर्म भर सकता है उसके 45? नहीं, इसमें कोई ना कोई रिलैक्सेशन उन्होंने रखा है, 5% का कुछ रखेंगे। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगी और उनको प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। सर वो खाली 5 पॉइंट है सर। जी 5 पॉइंट्स है उसके, बिल्कुल सर। इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पॉलिसी बनाएंगे। हम बात को टेक करेंगे, यकीनन करेंगे। आप अगर जम्मू आएंगे तो मिलिएगा मेरे से। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ सर, मैं नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर, जम्मू रूरल से। जी सर मैं PhD डेली वेजर हूँ सर, मैं जहाँ पे। जी तो सर यहाँ पे मेरे साथ फिर 17-18 लड़के जो डेली वेजर हो, एक बंदा परमानेंट है यहाँ पे हमारे। जी सर पूरे मतलब 10% भी परमानेंट एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है, और सारा काम हम जो डेली वेजर पे रखा हुआ है, जो मोटर चलानी है वो मेंटेनेंस करना है, और जब सैलरी की बारी आती है तो हमें बोलते हैं कि आपको कुछ है ही नहीं। जी तो सर ये है कि हम आज भी यह कहते हैं कि अगर इनसे कुछ नहीं हो पाता है तो सर हमारी 6-6 साल की पेंडिंग सैलरी वो दे दें, हम अपना काम स्टार्ट करें। और बात हमारे आगे तक पहुंचाए। हमने जुगल किशोर जी से बात की थी, माननीय रविंद्र रैना जी से बात की थी, मतलब कोई बंदा हमने नहीं छोड़ा जिससे हमने ये बात पे नहीं पहुंचाई। मतलब हमारा कोई नरेंद्र सिंह जी कुतन घर थोड़े सर, मैं रूरल वाला सर, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अच्छा नगरोटे तू बोला दो, कोई गल नहीं, कभी तुम आओ जम्मू ते मिलियो, कोई गल। थोड़ा मैटर जेड़ा बीजेपी ने हमेशा पहले भी लड़ाई लड़ी, आगे भी करके। और मतलब
पहला बोर्ड भी बीजेपी पाएगा और लास्ट भी बीजेपी पाएगा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸ ਪਤਾ ਬਿਲकुल ਕੋਈ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ ਦਰਬਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ PHE ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਆਓ, ਵੀ ਜੰਮੂ ਮਿਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਪੱਕਾ ਮਿਲਣ ਹੋਣਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ओके हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हेलो हाँ जी सर, नाम आपका? आकाश भाई बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं। सर मैं एक एसपीओ बोल रहा हूँ सर, जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर, मैं आपको लाइव देख रहा था सर अभी। जी जी जैसे कि आप हमारी अच्छी बात कर रहे हैं, हर एक के बारे में बोल रहे हैं सर। जी जी मुझे ये बात बोलनी है, अगर ये हम एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एसपीओ चाहे डेली विचर है, इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? फिर काफी टाइम से जब ये बंदे काम कर रहे हैं, 1500 से 6000 रुपए आए हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? इनकी रेगुलर पॉलिसी के बारे में सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है सर। चलें, अब हम विक्रम सर के पास बैठे हैं। काफ़ी सारे एसपीओज ने फ़ोन कॉल्स भी इन्होंने सुनी हैं और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है ये बढ़ा रहे हैं भाई साहब, लेकिन तब हमने पहले भी एसपीओ की बात उठी, रावण डिस्ट्रिक्ट से थे सेवा सिंह वाली, उन्होंने दिल्ली में में जाके भी बात की। सिर्फ जम्मू के पास है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के पास बात की कि इनका देखा जाए, लेकिन अभी तक कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर आप हमारी कोई बात आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पढ़े आप जानते हैं कि जो नई रिक्रूटमेंट हुई है इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, MA BEd PhD लड़के, रेगुलर पॉलिसी के लिए कोई नहीं सोच रहा सर। ठीक है सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। करेंगे, अच्छी बात। तो हमारा रहेगा जिस तरह से अभी जो अफवाहें या रूमर्स या हकीकत कुछ भी है, आप बीच में हैं तो आपको भी इसका होगा पता। जिस तरह से अभी कुछ हवा फैली थी कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है दोबारा से शुरू होने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है, अल्ताफ़ बुखारी जी को CM कैंडिडेट के तौर पे जो है आगे कर दिया गया था, तो क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट परसों भी मीडिया के माध्यम से कर दिया था कि सरकार जब भी जम्मू कश्मीर में बनेगी लोगों की मर्जी से बनेगी और लोगों के वोटों के बलबूते पे बनेगी। डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी साथ साथ सेंसस भी चलना है, और जब तक ये हदबंदी नहीं हो जाती है तब तक मुझे लगता नहीं है कि हमें इन बातों पे चलना चाहिए। ये अब कहीं से निकली थी हवा, तो केंद्र की सरकार की अभी नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर में हमारी जो इकाई है उनकी ऐसी सरकार जबरन जो है लोगों पे थोपी जाए। डेमोक्रेसी है, ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक जो डिसाइड होता है, पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन लोग जीत के आने चाहिए और किन लोगों की सरकार बननी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनेगी लोगों के बलबूते पे बनेगी। जी, तो सर जिस तरह से स्टेटहुड की भी काफ़ी लोगों की डिमांड है, और जब जम्मू कश्मीर स्टेट को जो है यूटी में तब्दील किया, कुछ समय तक जो है यूटी में तब्दील करेंगे, इसको बाद में इसको स्टेटहुड में वापस लाएंगे, तो वो कब तक हो जाएगा? देखिए, ये मुझे लगता है कि सारे देश को पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से धारा 370 हटने के बाद जब पहली बार उन्होंने 15 अगस्त 2019 को उसके बाद संबोधित किया था राष्ट्र को, तब भी उन्होंने बोला था जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा जल्दी मिलेगा और एक जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरीन नौजवानों की सरकार हम बनाएंगे। समय रहते जिस तरीके से सारे पैरामीटर्स में केंद्र सरकार काम कर रही है, जम्मू कश्मीर को एक जो 30 वर्ष की आग की भट्टी में जिन लोगों ने डाला था उससे पहले थोड़ा सा ट्रैक पे आने दीजिए। अभी नासूर बीच में घुसे हुए हैं, उनको पूरा धराशायी कर लेने दीजिए। यकीनन है कि जम्मू कश्मीर पुनः राज्य बनेगा। विक्रम सर, अब लास्ट पे जाते जाते क्या आश्वासन देना चाहेंगे इन लोगों को, जैसे एसपीओज हैं और डेली वेजर्स हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जो निचले तबके पे काम में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और ना इंसाफ़ी भी उन्हीं लोगों के साथ होती है, तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि डेली वेजर्स को किसी भी डिपार्टमेंट के हो, ये एसपीओस है, ये हर डिपार्टमेंट की
बिना डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। आप हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स रख सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे मैकेनिकल काम जो जिस व्यक्ति ने करना है, प्रैक्टिकली करना है, वो यही लोग होते हैं। इसलिए ये जैसे एक मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का काम, बैकबोन का काम होता है, वो काम ये लोग करते हैं और इनको हम नज़रअंदाज ना पहले हमने कभी होने दिया, ना आगे होने देंगे और पूरा टेकअप करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि हमें सरकार में रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। सरकार अगर सरकार पूरी चलती तो हम यकीनन एटलीस्ट जो 2002 के बाद से जितने भी लोग भर्ती किए गए हैं, उन सरकारों ने लाइबिलिटीज़ खड़ी की हुई हैं, उनको हम रेगुलराइज करते, मेन स्ट्रीम में लाते। उसके बाद अगर वैकेंसीज क्रिएट होती तो फिर हम नहीं भर्ती करते। लेकिन आज भी उनकी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है। एसपीओ के लिए एसपीओ का ना, ये 6,000 से अगर 18,000 पहुंचे हैं, ये देन है नरेंद्र मोदी जी की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की। ये पूरा मैटर टेकअप किया गया, पूरा उनको बताया गया कि वर्दीधारी 6,000 विशेष करके मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया में अगर काम करता है तो उसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये 18,000 भी बहुत बड़ा कोई इमाद नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी बढ़ेगा और उनका इनकी एक पॉलिसी है वो फ्रेम होगी, टाइम लिमिट होगी। कल को ये जब रिटायर होते हैं तो इनको कैसे अकोमोडेट करना है, इनका परिवार का पालन पोषण कैसे चलना है, इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कैसे ध्यान रखना है, ये पूरा उस पॉलिसी में तय होगा। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विक्रम सिंह रंधावा जी, जो कि पूर्व एमएलसी व बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा की और काफ़ी सारे सवालात का मतलब जो लोगों ने पूछे, अपने एसपीओज़ हैं, डेली वेजर्स हैं, जिन्होंने कॉल्स की, उनके भी जवाब दिए और हमारे सवालों के भी जवाब दिए और ये आश्वासन दिया है कि ये जितने भी मसले इनके पास पहुँचे हैं इनको कहीं ना कहीं जो है किसी हद तक ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और ये मसला जो है टेकअप करेंगे। और हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।